हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्ण वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं, इनफैक्ट सुन रहे हैं टेट्स गुरु चैनल पर। आपका अपना ही चैनल है और कुछ जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं हाल फिलहाल में, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एजुकेशन साइकोलॉजी के जो लेक्चर हैं, जो वीडियो सेशन है, वो मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो जो ये वीडियो है काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो है लाइफ में दोस्तों टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन जब जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो सेशन लेके आता हूँ। दोस्तों आज जैसे कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो आज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप को एक्सप्लेन करने की। और आप लोगों में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड से रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको चाहिए। और अगर आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेट में भी एजुकेशन साइकोलॉजी काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में यूज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी जो एफर्ट है आप लोग के लिए, आप लोग को फ़ायदा मिल रहा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। और हाँ, मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए और देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक छोटे से छोटी चीज़ को डिटेल में समझाया है और कोशिश जारी है कि बिल्कुल एक छोटी चीज़ ना छोड़ी जाए एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर और सारी चीज़ को अच्छे से कवर कराया जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी का जो स्कोप है बहुत ही वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूँगा और हिंदी वाले स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आएगा और जिनका जो मीडियम है वो इंग्लिश है उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। द यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड नहीं है टू द क्लास, क्योंकि देखो हमारे सोसाइटी में एक आप कह सकते हो पर्सनैलिटी डिफरेंस रहता है। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जितना भी जो भी एज ग्रुप है, चाहे चाहे कोई एडल्ट है या फिर कोई बच्चा है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, हमारी एज चाहे कुछ भी हो, हम लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे हम बड़े हो गए हो, चाहे हम छोटे हों, और चाहे कहीं जो भी हमारी एज है, चाहे चाइल्डहुड की एज है, हम कभी ना कभी, इनफैक्ट अगर छोटा बच्चा है, बेबी भी है ना, तो वो भी सीख रहा होता है। तो जो ये एजुकेशन साइकोलॉजी है उसी के हिसाब से इसका जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जो मैन ऑल्सो लर्न्स आउटसाइड द क्लासरूम। इट मीन्स आउटसाइड द क्लासरूम और इनसाइड द क्लासरूम दोनों तरीके से ही लर्निंग होती है, विच आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एवरी एज ग्रुप दोस्तों, पीपल लर्न इन दीज सर्कमस्टांसेज। ठीक है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेज हो, चाहे आउटसाइड की बात हो, चाहे इनसाइड की बात हो, चाहे आपका घर हो, आप घर में भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जब आप अपने दोस्तों में खेलते हैं, कूदते हैं या फिर दोस्तों के साथ बातें करते हैं, अपने पीयर्स ग्रुप में भी आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ वेरी वाइड एंड दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट इज़ डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, और यही एकमात्र रीज़न है दोस्तों कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा वाइड है कि एक्चुअली में जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो स्टिल अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। बट अकॉर्डिंग टू द गेट्स द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, जो साइकोलॉजी का जो स्कोप है ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम। एंड लिंडग्रेन हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इनटू 3 पार्ट्स। और एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लिंडग्रेन। इन्होंने जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है वो लर्नर का है, दूसरा हिस्सा है लर्निंग प्रोसेस एंड तीसरा हिस्सा है लर्निंग सिचुएशन। लर्नर मतलब दोस्तों जो सीख रहा है, जो सीखना चाहता है। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ और आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर ए लर्नर। आप कुछ सीखना चाहते हैं और किस प्रोसेस के तहत सीखना चाहते हैं। आपके सामने, आप इसको डायरेक्ट टीचिंग भी कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट टीचिंग कर रहा हूं, तो प्रोसेस का नाम क्या है, डायरेक्ट टीचिंग हो गया। और लर्निंग सिचुएशन, आपके आसपास का क्या एनवायरनमेंट है, आप कहाँ पे उस मेरा वीडियो सेशन देख रहे हैं। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं या आप अपने बेडरूम में हैं या फिर आप फ्लोर पर हैं, टेरेस पर हैं, कहाँ पर हैं आप, तो वो एक लर्निंग सिचुएशन आप लोग के लिए हो जाएगी।
जाएगी। तो जो लिंडग्रेन ने ये कहा था कि भाई जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इन प्रोसेस को द लर्निंग प्रोसेस एंड जो है लर्निंग सिचुएशन, उसको मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हैं। जो लर्नर है इन द लर्निंग प्रोसेस, द लर्नर इज अ सेंट्रल फिगर। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। अगर आप साइकोलॉजी में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लर्नर होता है वैसे स्टूडेंट होता है और वो एक सेंट्रल फिगर होता है। विदाउट लर्नर, विदाउट सेंट्रल फिगर हम किसी को टीच ही नहीं कर सकते। आप सोचिए ना, आप एक टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं लेकिन क्लास के अंदर बच्चे ही नहीं है, तो आप किसको पढ़ा रहे हैं? चार दीवारी को तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो ये हो गया लर्नर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द लर्निंग प्रोसेस। विद द लर्निंग प्रोसेस द लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन हिज बिहेवियर, इम्प्रूव्स, रिकॉग्नाइज हिज थॉट एंड कलेक्ट्स न्यू कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन। द लर्निंग प्रोसेस हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। अब देखो, लर्निंग प्रोसेस के भी कुछ फीचर होते हैं। एक प्रकार से आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। देयर कैन बी ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द स्टूडेंट इज डूइंग सम वर्ड लाइक राइटिंग, स्पीकिंग। मान लो अगर स्टूडेंट कुछ चीज़ कर रहा है, जैसे आप स्टूडेंट लिख रहा है तो लिखने में भी उसको लर्निंग होती है, स्पीकिंग में भी लर्निंग होती है। और एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, यू आर ऑब्जर्विंग दैम। आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो। तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होता है, ये भी एक प्रोसेस है, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होता है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें, इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ ए मैन इज लर्निंग, व्हाई ही इज लर्निंग, व्हाट इज द टीचर वांट्स टू टीच हिम। तो जो लर्निंग प्रोसेस होती है बेसिकली ये फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है कि जो लर्नर है वो क्या सीखना चाहता है, क्यों सीखना चाहता है, और एज ए टीचर व्हाट वी वांट टू टीच दैम, हम उनको क्या टीच कराएं। तो ये बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के अंदर आता है। और अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, द लर्निंग सिचुएशन, जो हमारा तीसरा पार्ट था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का, वो है लर्निंग सिचुएशन। इन दिस द लर्निंग इज प्रेजेंट, इट हैज़ फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो, लर्निंग सिचुएशन में क्या आ जाएगा? व्यू पॉइंट ऑफ द टीचर, कि टीचर का क्या व्यू पॉइंट है, उसका एटीट्यूड क्या है बच्चों की तरफ। तो ये भी एक एनवायरनमेंट का ही फैक्टर है। ठीक है, और क्लासरूम सिस्टम, जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं वो वहाँ पे सिस्टम क्या है। आजकल जैसे स्मार्ट क्लासेस चली हुई हैं, या फिर आपका बोर्ड मेथड है। एज ए टीचर आप चौक बोर्ड यूज़ करते हो बच्चों को सिखाने के लिए। एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, ये भी इस चीज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। ये भी सिचुएशन के अंदर कंसीडर होता है दोस्तों। कम्युनिटीज़ इंटरेस्ट इन द स्कूल्स वर्क, ऑल दोज कंपोनेंट्स विच आर नीडेड फॉर लर्निंग। और लर्निंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि एक लर्नर को हेल्प करते हैं लर्न करने के लिए, वो सारा ही सिचुएशन के अंदर आता है। तो दोस्तों, एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू लिंडग्रेन, इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ था। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो द लर्नर का, यानी कि सेंट्रल पार्ट जो सीखना चाहता है, लर्निंग प्रोसेस की आपकी डायरेक्ट प्रोसेस है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और जो तीसरा है वो द लर्निंग सिचुएशन की सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशन इट्स मोर लाइक अबाउट एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आगे दोस्तों। सिमिलरली क्रो एंड क्रो के नाम से काफ़ी कुछ आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि भाई स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑल दो सर्कमस्टांसेस विच अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। अब इन्होंने कहा है कि जो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? वो सारे ही सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है दोस्तों, जो कि हमारी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और डगलस एंड हॉलैंड ने कहा था कि जो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है वो नेचर है, मेंटल लाइफ है, बिहेवियर ऑफ दैट मैन हु इज पासिंग थ्रू इट, और उस इंसान का बिहेवियर है जो उस प्रोसेस से निकल रहा है। तो ऐसा कहा था डगलस एंड हॉलैंड ने। तो कई बार क्या आता है कि जो आपके जो ये साइकोलॉजिस्ट है इनके कथन भी आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, कि भाई अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो 4 स्टेटमेंट वो आपको दे देगा, एक स्टेटमेंट आपको राइट पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सेकंड स्लाइड। चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, अब बात ऐसी है कि भाई हमें ये पता चल गया कि साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है।
लेकिन उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इसको हम बहुत सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी जल्दी से मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि व्यू जो पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप बोर ना हो जाएं, अदरवाइज़ वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, इट हेल्प्स टू स्टडी ऑफ बिहेवियर। हम सभी को पता है कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है। मतलब हमारे यहाँ पे जो पीपल है, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, कुछ भी आप कह लें, हमें उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। सबसे पहले बिहेवियर इम्पोर्टेंट है कि भाई कोई इंसान अगर अग्रेसिव है, बिहेवियर में अग्रेसिव है, व्हाट वाज द रीज़न इन द पास्ट, उनके साथ क्या रीज़न रहे होंगे कि उनको अग्रेसिव बनना पड़ा। तो साइकोलॉजी इस चीज़ को, इस मतलब कोई चीज़ अगर सामने हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न हमें मालूम होना चाहिए। तो एक्चुअली में जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, तो किसी भी इंसान, कोई इंसान अगर वीक है पढ़ने में, तो क्यों वीक है, तो उसके बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या फिर उसको हेरिडिटी या एनवायरनमेंट में कुछ मिल रहा है, या फिर वो थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव है तो वहाँ से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर वो किसी बैड कंपनी में है, उनके जो पीयर सर्कल है वो अच्छा नहीं है, तो काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है। दैट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो ये स्लाइड है दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस। अब हमें पता है कि जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो काफ़ी सारी होती हैं। आपने अगर जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ी होंगी तो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। अगर ले वाइगोत्स्की की स्टेजेस पढ़ी तो वहाँ पे भी स्टेजेस हैं, और कोहलबर्ग के अंदर भी स्टेजेस हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट होने की कुछ स्टेजेस होती हैं। डेवलपमेंट आपका एक ऑर्डर फॉलो करता है, स्टेजेस का ऑर्डर फॉलो करेगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेज आएगी, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आ जाएगी। तो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है बेसिकली उनके स्टेजेस पे डिपेंड करता है, स्टेजेस स्किप नहीं होनी चाहिए। तो इस सब की जानकारी जो है स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद बात करते हैं स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। स्टडी चाइल्ड पर्सनैलिटी गेट्स अफेक्टेड बाय टीचिंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी होती है वो अफेक्ट करती है टीचिंग से, ठीक है। दस स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी बिकम्स नेसेसरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी को स्टडी करना पड़ेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी डज दिस वर्क मोर एफिशिएंटली। इट हेल्प्स टू स्टडी द नेचर, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो पर्सनैलिटी को स्टडी करता है। तो पर्सनैलिटी इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। पर्सनैलिटी इज द पार्ट ऑफ बिहेवियर। अगर आप बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो उस इंसान की पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं आप जो है अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में, और ना ही केवल स्टूडेंट, कोई एडल्ट पर्सन हो गया, ठीक है, कोई सिटीजन हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, सभी की बिहेवियर को हम यहाँ पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। मैंने बताया, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 डिफरेंट हैं एक दूसरे से। उसमें कुछ बच्चे वीक होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस। Under this various learning process are taken principle of learning, transfer of learning, components which affect the learning process, habits and formation of habits. All the problems related to the learning process are also studied. अब देखो, लर्निंग की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, उनको हम अप्लाई कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी अच्छे से बताता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी कि टीचर जो मेथड यूज़ कर रहा है बच्चों को टीच करने में वो कौन सा मेथड है, और
बेसिकली अगर वो मेथड समझ में नहीं आया तो हम टीचर जो है उस मेथड को चेंज कर सकता है, दूसरे मेथड से बच्चों को टीच कर सकता है। तो ये मेथड को स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम सभी को पता है कि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 एक दूसरे से अलग हैं, तो हो सकता है जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो एज ए टीचर वो कुछ बच्चों पे अच्छे से वर्क कर जाए और कुछ बच्चों पे अच्छे से वर्क ना करे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, अब जो बच्चे अच्छे से गेन नहीं कर रहे हैं आपके मेथड का अच्छे से हेल्प नहीं, मतलब आपके मेथड से अच्छे से गेन नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज देम। आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाना होगा एज ए टीचर। तो जब भी कहते हैं टीचिंग की जो जॉब है बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक ए केक वॉक कि आप टीचर बन गए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों इसमें। और अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं तो फिर तो आपकी जो मेहनत है वो डबल हो, आप कह सकते हो। उसके बाद मेजर एंड इवोल्यूशन, तो मेजरमेंट और इवोल्यूशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में, कि भाई आप एज ए टीचर हमें भी अपना फीडबैक चाहिए होता है कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, और बच्चों को भी अपना फीडबैक चाहिए होता है कि उन्होंने कितना गेन किया। ठीक है, तो इसी वजह से मेजरमेंट इवोल्यूशन का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व है, ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने बनाए हैं। तो डेफिनेटली जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर इन केस अगर कोई डाउट है आपका तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। और अब अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे हैंड रिटन तो डेफिनेटली आप जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी आगे आप जा सकते हैं। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल है एजुकेशन साइकोलॉजी में, कि सपोज करो एक बच्चा जो है अच्छा नहीं कर रहा है, मेहनत फुल करता है लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आप जो है उसको काउंसलिंग करें, उसकी काउंसलिंग करें कि डेफिनेटली आप कुछ इस तरीके के मेथड जो है फाइंड आउट करें जिससे कि उसको हेल्प मिले। और एजुकेशन साइकोलॉजी हमें इस चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो है मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ है चाइल्ड की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ करो अगर मेंटली वो बंदा जो है अच्छे से हेल्दी नहीं है, उसका मानसिक स्वस्थ नहीं है वो बच्चा, तो कैसे सीख सकता है। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते। तो मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is important components are meaning of health, good mental health and bad mental health, behavior faults, role of educational institutions, mental health. Let me read once again. Mental health of the child is very important. It's important components. ये हम सभी को पता है कि important component है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे ना इन्होंने अच्छे से लिखा नहीं हुआ, इसलिए पैराग्राफ का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। मेंटल हेल्थ जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो वो सीख ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली जो है एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है मेंटल हेल्थ, चाइल्ड के मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझने में। और ना ही केवल चाइल्ड के मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं, हम किसी भी एज ग्रुप में हैं, हम सभी सीख रहे हैं, तो हम सभी की मेंटल हेल्थ को पहले अच्छे से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। देखो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सारे बच्चों पर अप्लाई होता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा है जो यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। एक्चुअली में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। दीज चिल्ड्रन आर बिलो एवरेज, और ये बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, इट मीन्स ये वीक भी हो सकते हैं। और एक्सेप्शनल चाइल्ड में अच्छे बच्चे भी आते हैं जो बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड में हैंडीकैप भी आते हैं, ठीक है, जो कि दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड ग्रुप में आते हैं। और बेसिकली इनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, इनकी कैपेबिलिटी को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। अगर बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट है तो उसको किस तरीके से यूज़ करें, और बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, मेंटली वीक है, अच्छे से पढ़ नहीं पाता, या कोई डिफेक्ट ऑफ विज़न है, या जल्दी भूलने की बीमारी है, तो उसको किस तरीके से डायग्नोज किया जाए, ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी अच्छे से बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्कोप मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो सेशन है आपको अच्छे से
यू नो समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि ऐसी एक एक कमेंट, एक एक लाइक आपका मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, ठीक है। और मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक था, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना अभी तक तो हम कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका भी फ़ायदा होगा। इफ़ यू आर ए बीएड स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर किसी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए।